हेलो डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 13 जो कि है न्यूक्लियाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स काफ़ी सारे कट हैं। रेडियो एक्टिविटी जिसमें अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके या इन पार्टिकल्स की डिटेल होती है, एंड उसके बाद रेडियो एक्टिव डिकेज के जो लॉज हैं, हाफ लाइफ और जो एवरेज लाइफ है, वो सब टॉपिक्स नहीं हैं इस साल सिलेबस में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियाई, तो एक्चुअल में ये न्यूक्लियस वर्ड का ही प्लूरल वर्ड है। न्यूक्लियस आप सबको पता है कि हमने इससे पहले एटम चैप्टर पढ़ा। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कर दी थी। उस एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आया था कि एटम का पूरा मास जो है वो एक छोटे से पार्ट में है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी वही है, और उस रीजन को हम न्यूक्लियस बोलते थे। ठीक है। एंड न्यूक्लियस के अंदर होता क्या? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये कॉमन नेम है न्यूक्लियॉन्स, यानी जो भी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियॉन बोलेंगे। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर में कहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं तो हम कंबाइंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। वहीं साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो एक इसका जो साइज है वो भी हमने पढ़ा था, हमने क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था। जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था क्लोजेस्ट अप्रोच से हमें पता लगा था कि न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। अगर हम किसी एक एलिमेंट को एक्स सिंबल से लिख रहे हैं तो एक एलिमेंट दो चीज से पहचाना जाता है। सबसे पहले हम लिखते हैं उसको ऐसे एक्स और नीचे लिखते हैं जेड और ऊपर लिख देते हैं ए, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट एक्स नीचे जेड ऊपर ए। अब ये जेड और ए क्या है? तो सबसे पहले जेड की बात करते हैं जिसको जनरली हम एटॉमिक नंबर भी बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर एक्चुअल में इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वो डिसाइड करेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना है, और उसके बेसिस पे उसको पीरियोडिक टेबल में जगह मिलती है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। अगर वो एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं किया। अदरवाइज जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे होगी। सेकेंडली अगर हम बात करें, दूसरा होता है उसका मास नंबर। मास नंबर इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं उसके पास, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स दोनों कितने हैं, इसको हम मास नंबर बोलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा क्लोरीन 1735। तो ये 17 इंडिकेट करता है कि भाई इस क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 17 है। ठीक है। और अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। और ये 35 इंडिकेट करते हैं कि इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम जो है 35 है। सबको पता होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हो तो हमेशा मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। 35 - 17 इट विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो सबको पता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूट्रॉन चुपचाप सीधा चला जाएगा। न्यूट्रॉन जो है वो आयनाइज नहीं कर पाता क्योंकि इतने ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते। सो एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ना न्यूट्रॉन का, ना ही हमारी यूज़। एक न्यूट्रॉन जब किसी एटम के साथ स्ट्राइक करता है तो वो उसको पेनिट्रेट कर सकता है, उसके आर पार जा सकता है। इस प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूट्रॉन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लास्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम न्यूट्रॉन का यूज़ करके फ्यूजन रिएक्शन करवा रहे हैं यूरेनियम के साथ। डिस्कवरी की बात करें तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। तो देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, उसमें जो सबसे पहला आइसोटोप है जो है, तो उस आइसोटोप का अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो प्रोटॉन ही बचता है, सिर्फ खाली उसके पास एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के पास। ठीक है। सो उसको भी सिंबलाइज हम प्रोटॉन वाइज ऐसा लिख सकते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ये न्यूट्रल नहीं है, इसका चार्ज प्लस का ई होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वहीं एंगुलर मोमेंटम हमें नहीं पढ़ना कितना होता है। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 × 10⁻27 kg होता है। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन। कंफ्यूजन होती है, कुछ बच्चे रदरफोर्ड इसको लेके चलते हैं। रदरफोर्ड ने सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट है न्यूक्लियस की रेडियस का। ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस का। तो आपको पता होगा न्यूक्लियस को ऑलमोस्ट हम स्फीयर जैसा कंसीडर करते हैं। ठीक है। लेटर से इसकी रेडियस अगर आर है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, या आप कुछ बुक्स में इस कंसेप्ट को साइज ऑफ न्यूक्लियस के नाम से पढ़ सकते हो। ठीक है। तो देखा गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स की न्यूक्लियस का साइज डिफरेंट है। सो वो जो न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है भी इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने। तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एनी न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए के प्रोपोर्शनल है। सो वॉल्यूम इज एक्चुअली 4/3 पाई r क्यूब।
इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से आर क्यूब जो है वो प्रोपोर्शनल हुआ ए के, तो यहाँ से आर जो आया वो प्रोपोर्शनल हुआ ए की पावर 1/3 से। यू कैन सी हियर आर इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर 1/3। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाते हैं यहाँ तो वी कैन पुट आर नोट हियर। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू आर नोट ए रेज़ टू पावर 1/3, और आर नोट का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ये जो आर नोट है, ठीक है, इसको न्यूक्लियर यूनिट रेडियस बोल देते हैं। तो यहाँ ए हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। इस पे अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो बच्चों एक तो डायरेक्ट आपसे ये चीज़ पूछ सकता है कि आर किस पे डिपेंड करती है। दूसरा क्वेश्चन आपको हो सकता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हों, लेटर से किसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास नंबर A1 है उसकी रेडियस आपके पास R1 है, दूसरा जिसका मास नंबर A2 है उसकी रेडियस R2 है, ठीक है। तो आपको पता है भी इनका अगर कंपैरिजन करोगे सो R1 R2 इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 का पावर 1/3 होगा, क्योंकि दोनों का पावर कॉमन ले लिया। अब होगा क्या, क्वेश्चन में आपको जनरली इन चार में से 3 फैक्टर्स गिवन होंगे, लेटर से R1 गिवन है, A1 A2 गिवन है, आपको R2 निकालना है, या फिर आपको R2 गिवन R1 निकालना है। तो 4 फैक्टर में से 3 गिवन होंगे, एक आपको निकालना होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपको A1 A2 अगर मिलता है तो क्यूब रूट हो सके ऐसी वैल्यू हमें मिल सकती है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी आप सबको पता है मास बाय वॉल्यूम, यार अगर हम यहाँ पर बात करें तो न्यूक्लियस का मास डिवाइड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम विल डिफाइन द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालें भाई, लेट अस से एक न्यूक्लियस के अंदर, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर a नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है और हर एक का मास m है, तो मैं इसको m में लिख सकता हूँ, और वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। सो थोड़ा सा फर्दर सोल्व करें, m में इज, ये प्रूफ भी आ सकता है आपको, अभी क्या मैं भी बताता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आर नोट ए रेज़ टू पावर 1/3 का क्यूब, सो इट्स m इंटू ए बाई 3 ऊपर चला गया, 4 पाई आर नोट क्यूब इंटू ए कैंसल्स a, सो वी हैव 3m बाई 4 पाई आर नोट क्यूब, ये डेंसिटी आ गया। अब मुझे बताओ 3 कांस्टेंट है, m मास ऑफ जो है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वो भी सेम होता है, कांस्टेंट होता है, 4 पाई कांस्टेंट, आर नोट इज इवन कांस्टेंट, ये पूरी टर्म्स जो है बच्चों कांस्टेंट आ गई। इट मीन जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और अगर इसकी वैल्यू चेक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब में मिलेगा। तो ये इतना सा डेरिवेशन करके क्या शो कर सकते हैं कि भाई देखो जो डेंसिटी है हर न्यूक्लियस की वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है। आप देखो क्या इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर स्पेसिफिक दिख रहा है क्या, यहाँ पर कहीं Z दिख रहा है? अगर Z होता तो मानते हैं कि हाँ भाई हाइड्रोजन के लिए अलग है, हीलियम के लिए अलग है, हर एलिमेंट के लिए अलग है, लेकिन आप देखो ये सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है, तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती मास नंबर पे, या फिर आपसे क्वेश्चन आ जाए शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। या थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको बोल दे भाई एक एलिमेंट जो है X है, एक एलिमेंट Y है, X का एटॉमिक नंबर या मास नंबर ये है, Y का ये है, तो दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बताओ। तो बच्चों न्यूक्लियर डेंसिटी का जो रेशियो है वो हमेशा 1:1 रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है हर एक के लिए। फिर एक छोटी सी टर्म आई एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटम के बाद हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इनका साइज बहुत छोटा है, तो इनका मास भी बहुत कम है, तो इनके मास के लिए जो यूनिट है वो केजी यूज नहीं करते, क्योंकि केजी एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है मास का। तो इन छोटी चीज़ों के मास को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट डिफाइन किया, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या है वो एटॉमिक मास यूनिट? क्या होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ, तो कार्बन जो है उसके कई आइसोटोप है, उनमें जो 612 वाला है उसके एक एटम का मास लीजिए, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो आएगा ये 1 mu आएगा, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। तो इसका जब मास कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है, 1/12 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास डायरेक्ट आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1 AMU जो होता है वो 1.67 भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके आगे जो वैल्यू निकलती है तो इतना भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। नेक्स्ट छोटी सी टर्म है आइसोटोप। देखो ये तुमने क्लास 9th में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट की होती हैं, तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, यानी आप बोल सकते हो भी एटॉमिक नंबर उनका सेम है, लेकिन उनमें डिफरेंट न्यूट्रॉन होने की वजह से उनका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसी स्पीसीज को, ऐसे न्यूक्लियस को आइसोटोप बोलते हैं। तो देखो दो तरह से डेफिनेशन बोल सकते हो कि देखो दोज न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो बट मास नंबर उनका डिफरेंट हो, जेड तो सेम है लेकिन ए उनका
डिफरेंट है उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। थोड़ा सा और मोर स्पेसिफिकली जाएं तो बोल सकते हैं यार आइसोटोप में प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो इनकी क्या रहती है, सेम रहती है, बिकॉज यहाँ पर प्रोटॉन सेम है तो अगर वो न्यूट्रल फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बच्चों इनकी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कार्बन के दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, C12 वाला और C14 दे रखा है। देखो दोनों में नीचे जो जेड है वो सेम दिख रहा है आपको, लेकिन ऊपर जो है मास नंबर अलग है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो गए। अगर फर्स्ट में बात करेंगे तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, क्योंकि 12 माइनस 6 6, और यहाँ पर 14 माइनस 6 8, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। वहीं हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप हैं, ठीक है, तो तीनों में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन तीनों में सेम है, देखो 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की वजह से डिफरेंट है। ऐसे यूरेनियम के आइसोटोप हैं ये 3 देख सकते हो, तो प्रोटॉन तीनों में 92 92 है, न्यूट्रॉन सब में अलग है, ऐसे नियोन और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं। वही बात करें आइसोबार की, तो आइसोबार्स ऐसे न्यूक्लियाइज हैं जिनका मास नंबर जो है बच्चों सेम होता है। मास नंबर यानी उनका ए सेम है, यानी उनमें न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो सेम है, बट उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। आप बोल सकते हैं उनके प्रोटॉन्स जो है वो सेम नहीं है, यानी ये डिफरेंट ही एलिमेंट होंगे। आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, लेकिन आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में देख सकते हो C614 और आपका N714, यहाँ पर देखिए दोनों का जेड अलग है, यहाँ 6 है यहाँ 7 है, इसके पास प्रोटॉन 6 है इसके पास 7 है, बट ये ऊपर वाला मास नंबर देखो ये दोनों का सेम है। तो इस तरह से ये आपके आइसोबार होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी बच्चों सेम रहती है ऑलमोस्ट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है, बिकॉज नंबर ऑफ इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट है। फिर एक छोटा सा टर्म है आइसोटोन्स, यहाँ याद रखना न्यूट्रॉन से, तो भाई जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, आप बोल सकते हो कि A माइनस जेड का जो डिफरेंस है वो सेम होता है, तो ऐसे को आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे कार्बन और इनका अगर आप देखो तो 14 में से 6 के 8, 16 में से 8 के 8, तो इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, देन दीज आर आइसोटोन्स। मिरर न्यूक्लियाई उनको बोलते हैं बच्चों जिनका जो मास नंबर तो सेम हो, जो ए है वो तो बच्चों सेम हो, लेकिन उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर एक दूसरे का मिरर हो, मतलब एक के पास जितने प्रोटॉन है दूसरे के पास उतने न्यूट्रॉन है, दूसरे के पास जितने न्यूट्रॉन है पहले के पास उतने प्रोटॉन है, तो इनको उनका नंबर इंटरचेंज कर सके, दैट आर मिरर न्यूक्लियस। ठीक है, सो जैसे बेरिलियम की बात करें तो इसके पास प्रोटॉन जो है वो 4 है, न्यूट्रॉन इसके पास 3 है। भाई लिथियम के साथ कंपेयर करें बच्चों, लिथियम के पास जो है प्रोटॉन जो है वो 3 है, न्यूट्रॉन इसके पास 4 है, तो आप देखो ये एकदम रिवर्स हो गया, दैट देन इसको हम मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसके बाद एक छोटा 1 मार्क MCQ के लिए क्वेश्चन है बच्चों कि एटम का साइज और न्यूक्लियस का साइज कंपेयर करोगे तो एटम का जो साइज होता है बच्चों वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज का होता है, और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। इनका रेशियो निकालोगे वो 10⁻5 आता है ऑलमोस्ट। वहीं वॉल्यूम और अगर आप एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम कंपेयर करोगे तो वो 10⁻15 आता है, ये वॉल्यूम का रेशियो है। स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, यानी एक न्यूक्लियस स्टेबल कब होगा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन बहुत यूजफुल पॉइंट्स है। तो फर्स्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स न्यूक्लियस को बोलते हैं। देखो अगर हम किसी न्यूक्लियस को स्पेसिफाई करते हैं उसके एटॉमिक नंबर और मास के साथ तो आपका न्यूक्लियाइड कहलाता है। तो ध्यान रखना, देखिए लाइटर न्यूक्लियस की बात करें वो एलिमेंट जिनका मास नंबर कम होता है, जिनमें ऑलमोस्ट क्या होता है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं बच्चों। ये जनरली वो होते हैं जिनका मास नंबर लेस देन 20 है, तो ये सबसे अच्छे होते हैं, ये स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। जैसे आप देखिए हीलियम है, कार्बन है, बेरिलियम है, ऑलमोस्ट सेम है। देखो हालांकि बेरिलियम में बराबर नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है नंबर, तो हम उनको स्टेबल बोल सकते हैं। और वहीं हैवियर में भी है, देखिए अगर तो उनमें जैसे हैवियर में नहीं होते, जैसे जैसे हैवियर में जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब उनकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ठीक होते हैं, स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है आपका सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, लेड है, इनके अंदर आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ये n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखा है और z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखा है, तो आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ये 50% इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करें वो होते हैं जिनका दोनों ही इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे देख सकते हो भाई, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करो, तो अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करते हो दोनों इवन नंबर में आए तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है पूरे पीरियोडिक टेबल में। जैसे हीलियम है,
तो भाई इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दो हैं, तो ये एक इवन नंबर है। ऑक्सीजन के पास भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर 8 है, दोनों इवन नंबर है। तो जिनमें ये इवन नंबर मिलता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल। आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसमें 1 2 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें एक ग्राफ आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर आप सबको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन पे आप सोचो जरा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज में से, भाई प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस में कोई एक ही प्रोटॉन थोड़ी है। हाइड्रोजन एलिमेंट में तो चलो एक प्रोटॉन है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स में तो एक से ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल होने चाहिए। तो फिर भी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक साथ बाइंड होते हैं न्यूक्लियस में, तो शायद कोई नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स उनको बाइंड कर रहे हैं ना, दैट फोर्स विच बाइंड्स द न्यूक्लियंस टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये फोर्स उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। सो दिस फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। और इस फोर्स की बात करें तो ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी, एंड इवन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। रेंज की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। जब दो न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है, तभी ये फोर्स लगता है। नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में आता है, और अब लास्ट में मैंने लिखा भी है रेशो, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अगर हम कंपेयर करें तो ये ग्रेविटेशन से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। ये यहाँ पर लिखी हुई है वैसे स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ लिख दी थी। यहाँ आप देखिए 39 आपको दिख रहा होगा, बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन का निकालते हैं तो ये 39 आ जाता है ऑलमोस्ट, और ये जनरल है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए। सो तो आप ये भी याद कर सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि अभी मैंने कहा कि भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। और अगर नेट फोर्स अगर हम देखते हैं न्यूक्लियस की, मतलब अगर नेट फोर्स की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स में जितना फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में लगता है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलमोस्ट ग्रेटर होती है प्रोटॉन प्रोटॉन के फोर्स से। ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे जनरली। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होते हैं, ये न्यूक्लियस के सेंटर से नहीं लगते। ये जो है जो फोर्स होते हैं आप इनको बोल सकते हैं ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव है बच्चों। इनवर्स पे ओबे नहीं करते, नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लो, जैसे जैसे कूलम्स लो वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मैंने बता दिया आपको। दिस इज अ इंपॉर्टेंट ग्राफ। अगर हम न्यूक्लियंस की पोटेंशियल एनर्जी और उनके बीच के डिस्टेंस का एक ग्राफ प्लॉट करें, तो वो जो ग्राफ है, लेटर से इस साइड में हम पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये ओरिजिन है, और इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियंस। तो जो ग्राफ आता है बच्चों वो कुछ इस तरह से आता है ग्राफ, ये आप ब्लू कलर में कर्व देख सकते हो। तो आप देखिए जैसे ये जो पॉइंट है ये अप्रोक्सीमेटली जो हमारा लेस देन 1 फर्मी है, 0.7 फर्मी के आसपास आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे कम डिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इससे इस कम रीजन में अगर आप यहाँ देखिए ये जो रीजन है, तो यहाँ पर आपने ये रीजन नहीं बनाना, आपने सिर्फ ये कर्व बनानी है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इट मीन ये इंडिकेट करता है कि ये जो न्यूक्लियंस है ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को यार। और अगर आप यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली 3 फर्मी तक का डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा डिस्टेंस देखें तो इस रीजन में आपको क्या मिलेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। पोटेंशियल नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव नेचर को, यानी वो बाइंड है न्यूक्लियस के अंदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन मतलब पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में ना बोल के बोले कि फोर्स जो न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है और उसका डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओ, तो बस आपने क्या करना है, इस एक्सिस पे आपने फोर्स रिप्रेजेंट कर देना है और इस एक्सिस पे आपने डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देना है। बाकी सेम रहेगा, ग्राफ बिल्कुल बच्चों ऐसा ही रहेगा जो ग्राफ आपने भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऊपर फोर्स इंडिकेट करता है रिपल्सिव नेचर और नेगेटिव फोर्स इंडिकेट करता है अट्रैक्टिव नेचर को। मास डिफेक्ट देखिए, इसको समझते हैं पहले। एक ये प्रोटॉन है, एक ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए मैंने 2-3 प्रोटॉन और 2-3 न्यूट्रॉन बना दिए, इंडिविजुअल है, अलग अलग है सब। हम इन सब का मास अगर हम चेक करें तो कुछ सर्टेन मास होगा, और जब ये कंबाइन होके एक न्यूक्लियस बना दें तब कंप्लीट न्यूक्लियस का जब मास चेक करते हैं तो वो उनसे डिफरेंट मिलता है। कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियस का मास इंडिविजुअल मासेस से अलग मिलता है, और जो डिफरेंस होता है दैट इज मास डिफेक्ट। When proton neutrons combine together in order to form nucleus, इस प्रोसेस में कुछ मास लॉस हो जाता है, एंड दैट मास जो है इज नोन एज मास डिफेक्ट। एक्चुअल में वो मास जाता कहाँ है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो
वो एक्चुअल में उनको एनर्जी देने में चला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस को कंबाइन होना है तो नेगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, तो वो उसमें चला जाता है। तो ये जो मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, अगर किसी केस में मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा, इट मीन वो ज़्यादा स्टेबल है वो, क्योंकि ये मास एक्चुअल में उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में जा रहा है, कंबाइन करने में। तो भाई जितना ज़्यादा मास लॉस किया होगा किसी ने, तो उतना ज़्यादा एनर्जी से वो कंबाइंड है। अगर हम मैथमेटिकली काउंट करें डेल्टा मास को, तो एक्चुअल में है क्या भाई, अभी भी मैंने बताया कि जब न्यूक्लियंस इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं उनका कंबाइंड मास निकाल लीजिए और उसमें से क्या कर दीजिए, मास ऑफ न्यूक्लियन में से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दो। अब लेटर से कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर ए है, मास नंबर एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ए है, तो इसके पास प्रोटॉन्स कितने हुए, इसके पास प्रोटॉन हुए जेड, इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हुए, तो न्यूट्रॉन्स जो हुए बच्चों वो ए माइनस जेड, जिसको एन भी लिख सकते हैं, ए माइनस जेड। तो क्या किया देखो, एक प्रोटॉन का मास mp इंटू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ये टोटल मास आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरह से हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिया, एक का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों का ऐड करके हमने न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया, ये क्या है, m है, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो कंबाइंड फॉर्म में जो बाद में न्यूक्लियस बना हुआ है उसका मास है बच्चों। सो इस तरह से हम मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ये टर्म एज इट इज, मास ऑफ न्यूक्लियस एज इट इज, ये बच्चों ए माइनस जेड है। और आप मास ऑफ न्यूक्लियस अगर नहीं गिवन, आप क्या कर सकते हो, पूरे एटम का मास अगर गिवन हो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर दो, तो आपके पास न्यूक्लियस का मास ही बचेगा, ठीक है। तो डेल्टा एम, और अभी अभी मैंने बताया डेल्टा एम जितना ज़्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा मास जो है उनको कंबाइन करने में चला गया है, एनर्जी प्रोवाइड करने में चला गया है। एक टर्म आती है बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन, ये डायरेक्ट टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मास डिफेक्ट के साथ में अटैच्ड एक टॉपिक है। सो अगर हम मास डिफेक्ट को डिवाइड कर दें मास नंबर से, यानी कितना मास डिफेक्ट है पर न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन के हिस्से में कितना कितना डिफेक्ट आया, दैट इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। सो मास डिफेक्ट अभी भी निकाला भाई, m माइनस ए बाई ए इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अभी अभी निकाला मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई ए, हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब इस पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ध्यान से सुनना, जितनी नेगेटिव होगी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू, यानी उतना ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। नेक्स्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, भाई हमें मास डिफेक्ट पड़ा, तो वो मास डिफेक्ट आपको पता लगा भी उतना मास गायब हो गया, वो गायब नहीं हुआ, एक्चुअल में वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में, मास हो सकता है एनर्जी में। इट मीन वो जो मास डिफेक्ट जितना जो मास गायब हुआ है वो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। कौन सी एनर्जी में, इनको बाइंड करने के लिए, न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करने वाली एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड उस एनर्जी को, जिस एनर्जी ने न्यूक्लियंस को बाइंड कर रखा है न्यूक्लियस के अंदर, या फिर कितनी एनर्जी से हम न्यूक्लियंस को अलग कर सकते हैं, उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एक छोटे से स्फीयर में, जिसका रेडियस 10⁻⁻15 मीटर है, उसमें अगर एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है, फिर भी वो एक साथ हैं, तो शायद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको बाइंड किए हुए हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो जब न्यूक्लियस बना था तो मास डिफेक्ट आया था, तो वो जो मास न्यूक्लियस का बनाते टाइम डिक्रीज हुआ था, एक्चुअल में वो डिक्रीज्ड मास कहाँ चल जाता है, वो रिक्वायर बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करने में चला जाता है। तो इसको काउंट करने के लिए क्या कीजिए, जो मास डिफेक्ट है बच्चों उसके इक्विवेलेंट क्या कर लीजिए, एनर्जी काउंट कर लीजिए, वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है ना, mc स्क्वायर वाली, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो अगर मास डिफेक्ट पता है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सो एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या m डेल्टा m मास डिफेक्ट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुने बच्चों, यहाँ पर अगर आप मास केजी में लिख रहे हो, c जो है आपके पास जो है मीटर पर सेकेंड में होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाद में, तो एनर्जी जो आएगी बच्चों आपके पास वो जूल में आएगी। लेकिन इस चैप्टर में आप देखोगे यार एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे यूनिट्स में है। तो हम क्या करते हैं, मास को भी केजी में लिखने की बजाय एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। तो अगर मास डिफेक्ट 1 एएमयू है तो उसके इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी होगी तो हम निकाल सकते हैं। सो फॉर्मूला आपको पता है 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, तो इसको केजी में लिखो तो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, इंटू में सी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जब पूरा सोल्व करोगे तो जूल में आएगा। तो हमने क्या किया, एक काम और किया, इसको डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अब आपके पास जो भी वैल्यू आएगी बच्चों वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो जब आप चेक करते हैं ये वैल्यू हमें मिलती है 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
या इसको लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बोल सकते हो कि अगर कहीं पर भी मास डिफेक्ट अगर 1 AMU है तो उस 1 AMU मास डिफेक्ट ने जो एनर्जी दी है वो कितनी दी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU जो है इज इक्वलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जो न्यूक्लियस जो है उसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। भाई न्यूक्लियॉन्स अगर जिस एनर्जी से बाइंड है तो उतना ही एनर्जी उनको सेपरेट करने में चला जाएगा। तो आप बोल सकते हो भी अगर मुझे सेपरेट करना है न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ताकि वो वापस ना जुड़ पाए, तो उसको करने के लिए जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू बाइंडिंग एनर्जी। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बच्चों, जैसे हमने पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा था कि मास डिफेक्ट को पर न्यूक्लियन चेक किया था, वैसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी को पर न्यूक्लियन चेक करेंगे कि हर न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आई। फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियस में 5 न्यूक्लियंस हैं और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है लेटर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पांचों की, तो हर न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी आई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 5 दैट्स 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर जो है न्यूक्लियन आई। इट मीन हर न्यूक्लियन के हिस्से में 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको BE ऊपर एक इस तरह से एवरेज वाला साइन लगा देते हैं पर न्यूक्लियन के लिए। तो सिंपली बाइंडिंग एनर्जी जो भी है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, डेल्टा MC² को A से डिवाइड कर दो, जो भी इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी। अगर मास लेटर से आपके पास मास AMU में है तो उसको सिंपली 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, C² से नहीं करोगे क्योंकि डायरेक्ट निकाला है बाई A। ठीक है, यहाँ पर जस्ट जो मास होगा वो पुट करेंगे इंटू 931 बाई A, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल देंगे। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन करेगा। अरे मास डिफेक्ट से तो रिलेटेड है ये, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा स्टेबल है, और अगर किसी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो बच्चों वो क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट की सबका अपना अपना जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व होता है। तो ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर विल द न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसको देखते हुए क्या किया गया, जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट की गई और उसका मास नंबर यानी A के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का A के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, तो उसमें क्या किया, एक एक्सेस पे इस साइड पे रिप्रेजेंट किया गया बाइंडिंग एनर्जी को। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। हमेशा ध्यान रखना जब भी एग्जाम में आपका ग्राफ आता है तो स्केलिंग जरूर करो कि वो किस यूनिट में लिख रहे हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और इस एक्सेस पे दूसरे पे क्या दिखाया गया बच्चों, इस दूसरे पे दिखाया गया मास नंबर को दिखाया गया, मास नंबर को, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को दिखाया गया, A को दिखाया गया यहाँ पर। तो जब डिफरेंट एलिमेंट का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है जो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर में। जैसे ये हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है, ये थर्ड आइसोटोप है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का एक और आइसोटोप है, सल्फर, आयरन, सब एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं। तो ये ग्राफ याद होना चाहिए आपको। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना जो बच्चों आप ग्राफ में अगर देख पा रहे हो वो है किसके लिए, आयरन के लिए। तो आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट होता है कितना, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। कुछ बुक्स में आयरन नहीं दे रखा, निकल 62 भी दे रखा है। तो क्या करें, हमने आयरन ही टिक करना है। अगर लेटेस्ट से आयरन ऑप्शंस में नहीं कोई MCQ क्वेश्चन आ जाता है तब हम निकल पे जाएंगे, अदरवाइज आयरन की हाईएस्ट है। अगर आप थोड़ा सा एक रफ आइडिया लगाएं इस पर्टिकुलर डायग्राम से, तो ये जो इधर वाले हैं जो छोटे न्यूक्लियस है जिनका A जो है थोड़ा है, इनको मैं लाइटर न्यूक्लियाई बोल देता हूँ बच्चों। तो लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। और यहाँ पर जो ये वाले हैं बच्चों जो आप हैवियर बोल सकते हो न्यूक्लियाई, तो इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। बीच वाले जो है ना ये, इनका अच्छा खासा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अच्छा खासा है। तो बोल सकते हो कि भाई बीच वाले हैं ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ज़्यादा स्टेबल है। चलो कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, अच्छा वो देखते हैं। जैसे जो कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, ये पहले इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऊपर जा रही है, फिर मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। देख लो बिल्कुल ऐसे ही तो है, पहले वो कम थी, ज़्यादा होते होते आयरन के लिए हाईएस्ट होगी, फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी अगर हम बात करते हैं ना, पूरे मतलब जितने भी एलिमेंट है सबकी एवरेज वो होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबकी 8 नहीं होती, एवरेज वैल्यू है बच्चों। पॉजिटिव बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंडिकेट करता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, और सबकी पॉजिटिव है यार, ठीक है, पॉजिटिव है यानी स्टेबल है सारे। अच्छा, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है।
जिन एलिमेंट का मास नंबर, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम 30 से 170 है, वो थोड़े से ज़्यादा हाईली बाउंड है, उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी है एज कम्पेयर टू वो जिनका ए है मोर देन 170, ये जिनका ए है लेस देन 30। जिन एलिमेंट का अभी भी मैंने बता दिया तुम्हें, लाइटर या लाइट न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई किनको बोलते हैं, जिनका ए कम होता है, वो जब फ्यूज होते हैं तो वो हैवियर न्यूक्लियाई बनेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ के इस रेंज के कोई दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई, लाइटर हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो फ्यूज होने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है बच्चों, बढ़ रही है, इसका मतलब वो एनर्जी रिलीज करेंगे। वहीं अगर कोई हैवियर न्यूक्लियाई है लेटेस्ट से, और वो ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में, तो वो बीच वाले में आता है, और बीच वाले में आता है तो अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही है, इट मीन इससे भी एनर्जी रिलीज होगी। तो न्यूक्लियस के फ्यूजन से और न्यूक्लियस के फीजन से दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ये इसकी मेन एप्लीकेशन, अभी ये डिस्कस भी करेंगे। स्टेबल न्यूक्लियाई होती है ना, उसमें एक चीज़ देखिएगी, उनका एन जेड रेशियो जो है वो 1.3 से 1.4 होता है। एन जेड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जिन एलिमेंट का 1.3 टू 1.4 है वो थोड़े से अच्छे स्टेबल हैं। न्यूक्लियाई जिनके अंदर नंबर ऑफ जो आपका बच्चों मास नंबर है, यानी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है अगर वो इवन है और जो उनका एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है, दोनों ही इवन है, तो यूजुअली वो स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट होते हैं। जिनका ए और जेड दोनों ही ओड नंबर में है वो थोड़े से अनस्टेबल हैं। बच्चों ये एक जो है एस्टिमेशन है, जो कंक्लूजन निकालते हैं सबको ओवरव्यू से देखकर। न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं इन इट्स ग्राउंड स्टेट जनरली, बट इन एटम इट्स ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज स्टेबल। ठीक है, अगर हमारे पास न्यूक्लियस है बच्चों और वो न्यूक्लियस आपका ग्राउंड स्टेट में है तो वो अनस्टेबल होते हैं। वहीं अगर एक एटम ग्राउंड स्टेट में होते हैं तो वो हमेशा स्टेबल होते हैं। हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, हाईएस्ट स्टेबल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो हैवी होने के बाद भी स्टेबल है वो बिस्पेंथ है। हाफ लाइफ वगैरह तो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। और उसके 83 के बाद ऑलमोस्ट जो है अनस्टेबल में आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस या आप बोल सकते हैं जो कंक्लूजन जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व प्लॉट करने के बाद निकलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है उसका इंपॉर्टेंस बताओ। तो इससे पता लगता है जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, जिनका मास नंबर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 240 या उससे ज़्यादा है, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस जो मिडल में है उस कर्व के अंदर। सो आपसे बोल सकता हूँ कि अगर एक न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक होता है और अप्रोक्सीमेटली 120 के दो न्यूक्लियाई बनते हैं, तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है जो गेन होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब इनका फ्यूजन होता है, क्या बोल सकते हैं, जब इनका फ्यूजन होता है हैवी वालों का, उस केस में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो बच्चों क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है पर न्यूक्लियन की वैल्यू, जिससे आप बोल सकते हो देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। सो बाइनरी फ्यूजन से एनर्जी रिलीज होती है, ये इसका कंक्लूजन है। ऐसे ही लाइटर न्यूक्लियाई की बात करें जिनका जो न्यूक्लियन नंबर है वो लेस देन या इक्वल टू 10 है, तो वो जब कंबाइन होते हैं यानी जब वो फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है उनका, तो उस केस में वो थोड़े से हैवियर न्यूक्लियस में बदलते हैं। अगेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इट मीन वहाँ पर अगेन रिलीज होता है एनर्जी का। सो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों केस में एनर्जी रिलीज होती है। रीजन बिकॉज जो बड़े न्यूक्लियाई टूट के मॉडरेट में कन्वर्ट होंगे और लाइटर जुड़ के है मॉडरेट में कन्वर्ट होंगे, दोनों केसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का गेन होगा। सो आफ्टर दैट हम अब फ्यूजन और फ्यूजन को डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन एक ब्रेकडाउन का प्रोसेस है। तो किसने डिस्कवर किया इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ऑटो हैन या स्ट्रेसमैन ने किया था, ठीक है। होता क्या है, दिस इज द डेफिनेशन, आप बोल सकते हो दिस इज द डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ हैवीएस्ट न्यूक्लियाई। अपने आप नहीं टूटते, अपने आप टूटते तो उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है, उन पे हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं, हम स्ट्राइक करवाते हैं उसको न्यूटन के साथ, या न्यूटन को उसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एंड सबसे मेन चीज, इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट आ जाता है और आप बोल सकते हैं उसकी वजह से अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, लिबरेट होती है। तो अब अगर हम बात करें तो नेचर में यूरेनियम की बात करें बच्चों, तो यूरेनियम ऑलमोस्ट जो है 3 मेन आइसोटोप में मिलता है, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238।
ठीक है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, मास डिफरेंट है, मास नंबर बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो इनमें सबसे ज़्यादा नेचर में है ये 230 वाला मिलता है, 238 वाला 99.3% अप्रॉक्सीमेटली मिलता है। बट ये जो 238 वाला आइसोटोप मिलता है, इसका जो फ्यूजन है यानी इसको तोड़ने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किन न्यूट्रॉन से होता है जिनकी एनर्जी अच्छी खासी हो, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स आप बोल सकते हो, हाई एनर्जी के जो न्यूट्रॉन्स हैं उन्हीं की हेल्प से हम 238 का जो फ्यूजन है वो नहीं कर सकते हैं। सॉरी, 238 का सिर्फ हम उन न्यूट्रॉन से कर सकते हैं जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो, जो जनरली नहीं मिलते। बट ये जो 235 वाला आइसोटोप है दूसरा, इसका फ्यूजन पॉसिबल है बाय स्लो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इस 235 वाले का फ्यूजन कर सकते हैं। फ्यूजन में होता क्या है आप बोल सकते हैं, फ्यूजन की रिएक्शन जो है बच्चों 6 7 दोनों में कंबाइन लिखी है। आप बोल सकते हो कि यूरेनियम 235-92 जिसका एटॉमिक नंबर है, जब हम इस पे एक न्यूट्रॉन को गिराते हैं तो इसको गिराने से ये 236 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो यूरेनियम 236 है ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, तो इसलिए फर्दर ये डिके होता है, इसका ये टूट जाता है। ये जनरली टूटता है बैरियम में, क्रिप्टॉन में, और 3 नए न्यूट्रॉन रिलीज करता है। अलॉन्ग विद दैट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ध्यान रखना इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यूरेनियम 235 को जब न्यूट्रॉन गिराते हैं उस पर 236 में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन ये स्टोनटेनियम और जिनोन प्रोड्यूस कर देता है। लेकिन उस केस पे 2 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं अलॉन्ग विद 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो बहुत सारे केसेस में 3 प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे केसेस में 2 प्रोड्यूस होते हैं। तो हम कितने न्यूट्रॉन कंसीडर करके चले, तो आप बोल सकते हो ऑन एन एवरेज जब भी एक यूरेनियम 235 का फ्यूजन होता है तो 2.5 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। एक्चुअली में 2.5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 2 होंगे 3 होंगे, तो दिस इज अ एवरेज नंबर। और अगर आप सिंपली बताना चाहो तो 3 भी आप ले सकते हो, ठीक है, एवरेज, बट एग्जैक्ट होता है 2.5। सो और एनर्जी की बात करें तो एक यूरेनियम का 235 का जब एटम न्यूक्लियस डिके होता है जब उसका, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये बैरियम, क्रिप्टॉन या जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। सो एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो इलेक्ट्रॉन 3 नए बने, ये जो 3 नए इलेक्ट्रॉन बने हैं ये एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये इस रिएक्शन से जनरली एक्सकेप कर जाते हैं, ठीक है। सो आगे हम पढ़ेंगे चेन रिएक्शन तो देखेंगे इन न्यूट्रॉन्स का क्या रोल होता है। तो अभी ये बेसिक था फिजन का। अब चेन रिएक्शन क्या होता है देखिए। सो यूरेनियम के ऊपर जब बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन्स को, मतलब न्यूट्रॉन को गिराते हैं, तो आपको पता है यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो टूट जाएगा ऑलमोस्ट 2 इक्वल फ्रेगमेंट में, बैरियम या क्रिप्टॉन बने या जिसमें बने, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। और 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 एवरेज लिया 2.5, इतने न्यूट्रॉन निकलेगा। अब क्या किया जाए, ऐसा होने के बाद फ्यूजन तो रुक जाएगा बिकॉज यूरेनियम 235 यूज कर रहे हो, उसको तो स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। तो क्या करें, तो अगर हम किसी तरीके से ये जो रिलीज हो रहे न्यूट्रॉन्स को स्लो कर दें तो हम फर्दर क्या कर सकते हैं, उनका यूज करके फ्यूजन करवा सकते हैं। तो इस तरह से एक चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगी जिसको बोल देते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, एंड जिससे यूरेनियम पूरा का पूरा धीरे धीरे यूज हो जाएगा। तो क्या कंडीशंस चाहिए, क्या डिफिकल्टीज आती है चेन रिएक्शन में। सबसे पहले जनरली न्यूट्रॉन लीक ना हो, ऐसा ना हो कि एक स्टेज में 3 न्यूट्रॉन बने और उनमें से 2 एब्जॉर्ब हो गए या तीनों के तीनों एब्जॉर्ब हो गए, तो न्यूट्रॉन का लॉस या लीकेज कम से कम हो, या कोई ऐसी चीज ना हो जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा ना हो कि यूरेनियम के जो पार्टिकल या एटम जो है अभी जिनका डिके नहीं हुआ, जो अभी अनब्रोकन है, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। या फिर हमारा जो सैंपल है उसमें 238 वाला यूरेनियम नहीं होना चाहिए, वरना ये फास्ट वालों को यूज कर लेगा तो फर्दर रिएक्शंस नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे न्यूट्रॉन एक चेन रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक चेन रिएक्शन सेटअप करने के लिए एक मिनिमम मास भी चाहिए यूरेनियम सिस्टम का, यूरेनियम का जो हम सिस्टम यूज करें उसका एक मिनिमम मास भी चाहिए, एंड उस मास को बोलते हैं क्रिटिकल मास। जैसे यूरेनियम 235 में अगर हम चेन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10 kg ऑफ यूरेनियम यूज करना पड़ेगा। क्रिटिकल मास मैंने आपको बता दिया। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, एटलीस्ट देखिए अगर एक रिएक्शन आगे बढ़ती है तो कम से कम 1 न्यूट्रॉन तो नेक्स्ट स्टेज में अवेलेबल होना चाहिए। और फर्दर एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन किस तरह की है, वो आगे सेल्फ प्रोपेगेट करेगी, बंद हो जाएगी या कांस्टेंट रेट से चलेगी, ये डिपेंड करता है एक फैक्टर पे जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट स्टेप में है डिवाइड बाय
कितने जो नंबर ऑफ न्यूटन है वो उससे पहले वाले स्टेज में थे। लेट अस से जैसे ये एक यूरेनियम का एटम है, ये टूट गया, इससे 3 न्यूटन बने, बाकी चीज़ भी बनी थी बेरियम क्रिप्टॉन, और फर्दर क्या हुआ, इससे 3 और यूरेनियम के न्यूक्लियस को हम क्या करवा सकते हैं, देखिए फर्दर 3 न्यूट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए, 3 यहाँ पर रिलीज हुए, 3 यहाँ पर रिलीज हुए। तो किसी भी स्टेज पे, जैसे लेटेस्ट से ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, किसी भी स्टेज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं डिवाइड बाय उससे पहले वाली स्टेज में कितने थे, इस रेशियो को के कहा जाता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर। इफ दिस के इज लेस देन 1, इट मीन क्या है कि बाद वाली स्टेट में कम है, पहले ज्यादा थे, यानी धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, न्यूट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा रिएक्शन बंद हो जाएगी क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रॉन खत्म होते जा रहे हैं। एंड इफ के इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, उसको बोलेंगे भी रिएक्शन, चेन रिएक्शन है वो कंटिन्यू होती रहेगी क्योंकि लगातार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ चेन रिएक्शन को या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को फर्दर दो डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। बेसिकली सिर्फ के का खेल है। अगर तुमसे बोलें कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, ये रिप्रोडक्शन फैक्टर है, उसको कंट्रोल कर लें, या के की वैल्यू 1 है, किसी स्टेज में जितने न्यूट्रॉन है नेक्स्ट में भी उतने हैं, यानी इस स्टेज में अगर 3 यूरेनियम के एटम टूटे हैं तो नेक्स्ट न्यूक्लियस टूटे हैं तो नेक्स्ट पे भी यूरेनियम के 3 न्यूक्लियस टूट रहे हैं, उससे नेक्स्ट 3 टूट रहे हैं, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती रहेगी, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, एक कांस्टेंट, इसमें एक्सप्लोसिव एनर्जी नहीं मिलेगी, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती रहेगी, और इस एनर्जी को हम किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पे बेस्ड है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया, न्यूक्लियर रिएक्टर किस पे बेस्ड है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड पे बेस्ड है। तो अनकंट्रोल्ड क्या हो भाई, अनकंट्रोल्ड वो होगा जिसमें शायद कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसमें के जो है वो ग्रेटर देन 1 हो शायद, और वो आपका एटॉमिक बम में आता है। हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर को। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर कंट्रोल रिएक्शन पे, या चेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो भी कौन सी, कंट्रोल्ड वाली, उस पे बेस्ड है। ठीक है, सेकेंडली इस रिएक्शन में के इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब हर स्टेज में 1 न्यूट्रॉन नेक्स्ट के लिए अवेलेबल रहेगा, एक आप ऐसे बोल सकते हो, चलता रहेगा, और हम उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल भी करेंगे। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल क्या होता है, तो हम यूज़ करते हैं फ्यूल वो मटेरियल जिसका फ्यूजन हो सके। तो नेचुरली आपको पता है 235 वाला हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, इसके अलावा प्लूटोनियम 239 भी यूज़ हो जाता है, यूरेनियम 233 वाला भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी लेनी है ये डिपेंड करता है क्रिटिकल मास पे। जैसे यूरेनियम 235 यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 10 kg होना चाहिए मॉडरेटर। अब आपको पता है कि भाई एक यूरेनियम जो है 235 वाला, लेट अस से जब हमने इस पे एक न्यूट्रॉन को गिराया तो ये अनस्टेबल हो गया, तो ये 236 में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन अब ये आगे फर्दर डिके हुआ था, बेरियम में टूटा था, क्रिप्टॉन में टूटा था, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन बने थे ना बच्चों, 3 नए न्यूट्रॉन बने थे, प्लस में एनर्जी आई थी। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन बने ये फास्ट हैं, इनसे फर्दर यूरेनियम को डिके नहीं करवा सकते, इससे फर्दर फ्यूजन नहीं होगा, तो इनको स्लो करना पड़ेगा। तो इन फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं दैट इज मॉडरेटर। तो फास्ट न्यूट्रॉन को जो है स्लो करने के लिए, ठीक है, तो मॉडरेटर में जनरली हैवी वाटर का यूज होता है, या ग्रेफाइट का, या बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं इस केस में। और इन सब में आपको अगर ऑप्शन मिले तो हैवी वाटर का प्रेफरेंस नंबर 1 होना चाहिए। देन अब न्यूट्रॉन का सोर्स, स्टार्टिंग में चेन रिएक्शन को करने के लिए हमें एक न्यूट्रॉन सोर्स चाहिए, कहीं कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना। नाउ है कंट्रोलर। ठीक है, एक तो न्यूट्रॉन को स्लो करना होता है, पता है क्यों, क्योंकि रिएक्शन को आगे करना है। उसके बाद अगर रिएक्शन को कंट्रोल करना है, हम चाहते हैं कि भाई रिएक्शन फास्ट हो स्लो, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर दो, सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लोगे तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, और अगर लिमिटेड अमाउंट में हम एब्जॉर्ब करवाएंगे तो रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कंट्रोल रोड्स या कंट्रोलर। तो जनरली कैडमियम की रोड्स का यूज़ किया जाता है एज कंट्रोल रोड, बिकॉज कैडमियम बहुत अच्छा एब्जॉर्वर है न्यूट्रॉन का। तो कैडमियम से बनी रोड को जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर में इंसर्ट करेंगे तो ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे के का वैल्यू, न्यूक्लियर रिप्रोडक्शन फैक्टर जो होता है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जनरली एक न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो ये मेन बच्चों जिसको रिफ्लेक्टर लिखा है तो ये मेन पार्ट है, कोर जहाँ पर फ्यूजन होता है। तो इसके अंदर ये कंट्रोल रोड आप देख सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तो इन कंट्रोल रोड्स को अंदर इंसर्ट करके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्यूजन होता है बच्चों, फ्यूजन होता है इस पार्ट में, इस चैम्बर में। तो जो भी हीट मिलती है तो यहाँ पर सप्लाई होती है हीट इस चैम्बर में, इसको पूरा कंक्रीट से कवर्ड होता है।
सो जो इसकी हीट है, इसकी हीट को कौन लेके जाता है? कूलेंट। तो कूलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जनरली हीट एब्जॉर्ब करता है। तो फ्यूजन से जो भी हीट हुई वो कूलेंट लेके गया, कूलेंट उस हीट को एक एक्सचेंजर में देता है, हीट एक्सचेंजर में। जनरली इस हीट एक्सचेंजर में यहाँ पर बच्चों पानी है, तो ये जो हीट है वो वाटर को मिल जाएगी। वाटर को हीट मिलते ही उससे स्टीम बनेगा, तो उसको स्टीम को हम यूज कर लेते हैं टरबाइन को चलाने के लिए, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस। तो वापस स्टीम को ठंडा करके पानी में बदल देंगे, और ये जो कूलेंट है ये हीट देने के बाद ठंडा होकर वापस आएगा कूलेंट, और फिर यहाँ से हीट लेगा। तो इस तरह से कूलेंट कंटिन्यूसली हीट लेता रहता है और हीट एक्सचेंजर को देता रहता है। तो इस तरह से इसका बेसिक जो है फंडा है। सो न्यूटन का सोर्स मैंने बता दिया बच्चों आपको। कंट्रोल और क्या यूज होते हैं बता दिया। कूलेंट में क्या क्या यूज हो सकती हैं? कूलेंट के पर्पज में एयर, आइस, कोल्ड वाटर, CO2 इन सब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वाटर ही होता है कूलेंट की फॉर्म में। और बाद में पूरे सिस्टम को एक शील्डेड वॉल्स में रख दिया जाता है, बोल सकते हो पूरे को शील्ड किया जाता है। थिक कंक्रीट की वॉल्स होती है ताकि रेडिएशन वगैरह जो है बाहर ना निकले, रेज जो है ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। यूजेस की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे पहला काम भाई एनर्जी ही प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। उसके अलावा कई बार हम इससे कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बनाते हैं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट में भी तो कुछ बन रहा था, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप बनाते हैं जिसका यूज एग्रीकल्चर, मेडिकल, इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज में हो सकता है। सो प्लूटोनियम 239 को बनाना हो तो वो भी एक तरीका है, इसके अंदर हम बना सकते हैं। अब ये कहाँ यूज होता है भाई? ये यूज होता है एटम बम के अंदर। तो ये था सारा कंट्रोल्ड पे बेस्ड। अब बात आती है बच्चों अनकंट्रोल्ड। तो अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो होगा जिसमें कि ग्रेटर देन 1 होता है। हर स्टेज में पीछे वाली स्टेज से ज्यादा न्यूटन होंगे। पहली स्टेज में लेटेस्ट से 3 न्यूटन बने, उनको स्लो किया, 3 यूरेनियम टूटे, तो एनर्जी आपको पता है भाई पहले स्टेज में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट में 3 टूटेंगे यूरेनियम, तो भाई 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट में देखो उन 3 से फिर 9 न्यूट्रॉन्स बन गए, 9 न्यूट्रॉन्स बने, तो आपको पता है बच्चों कितनी एनर्जी बनेगी? इससे 3 टाइम्स बनेगी। तो हर स्टेज में जो एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन आपका होता है। सो रिप्रोडक्शन फैक्टर मैंने बता दिया भी क्या क्या सीन है। एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। ये बेसिक फंडा होता है किसमें? एटम बम में। तो ये एटम बम का दे रखा है बच्चों, ये ऑप्शनल है, आप उसको पढ़ना चाहिए तो आपकी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको बस पता होना चाहिए कि एटम बम में अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियर बम भी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। सो ये सारा आपको पता है। जब एटॉमिक बम जो होता है इसको एक्सप्लोड करते हैं तो एनर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर भी एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बता रखा है इंडिया ने सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है पोखरण में राजस्थान में किया था। आप सबने मूवी भी देखी होगी इस चीज़ पे। सो बेसिक है, इसको तुम देख सकते हो। अब आती है बारी न्यूक्लियर फ्यूजन की। फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जोड़ना। तो आपको ये भी पता है कि यार बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला हमने देखा था, तो जो लाइटर न्यूक्लियस हैं वो भी कंबाइन होकर थोड़े से हैवियर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ 2 लाइटर वेट न्यूक्लियस, और उससे थोड़ा सा एक हैवी वेट बनता है, ठीक है। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। तो इस केस में भी एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूज होना। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ टू 10⁸ डिग्री सेल्सियस। बच्चों बहुत ज़्यादा है ये, तो जनरली अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि हमने तरीका ढूंढ लिया है इसका भी। बट इस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, क्योंकि वो यूरेनियम जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है भाई। यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स है उसके पास, और यहाँ पर हाइड्रोजन जैसा भी एनर्जी देता है लगभग 24.7। और हाइड्रोजन की मास को कंपेयर करोगे बच्चों तो पर यूनिट मास आपको हाइड्रोजन ज़्यादा एनर्जी देता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू फिजन। तो इस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी भी बोल देते हैं। बिकॉज ये जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में है, बट मिल कहाँ से रही है? न्यूक्लियस से मिल रही है। और इस रिएक्शन को हम थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देंगे। सन हो या जो अदर स्टार्स है उन पे एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन ही है। एग्जाम्पल के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो उससे 1 हीलियम न्यूक्लियस बनता है, प्लस 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, प्लस इलेक्ट्रॉन वगैरह भी रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जरा सोचो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक्चुअली ये प्रोटॉन ही है बच्चों, ठीक है। अगर आप H11 लिख रहे हो तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दे तो एक प्रोटॉन ही बचता है, लेकिन न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये 4 प्रोटॉन मिलकर हीलियम बना रहे हैं, प्लस एनर्जी निकाले इतनी सर्टेन अमाउंट पे। तो सन पे लगातार हाइड्रोजन जो है या हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ये कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहा है और कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस दिन सन पे सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया, हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टाइम पे सन भी अपनी एनर्जी एमिट करना बंद कर देगा। हाइड्रोजन बम के पीछे यही प्रिंसिपल है न्यूक्लियर फ्यूजन का, हालांकि हम उसको सक्सेसफुली बना नहीं पाए। हाइड्रोजन बम एक्सप्लोजन की बात करें, उसको नहीं करवा सकते यार, कैसे करवाओगे? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन कहाँ से मिलेगी?
तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि हम एटम बम का पहले एक्सप्लोजन करवाएं, हम यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पहले करवाएं, फ्यूजन करवाने से टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन मिल जाएगी, तब हम फ्यूजन भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखो फ्यूजन का यूज करके फ्यूजन करवा रहे हैं। फ्यूजन रिएक्टर अभी तक बच्चों नहीं बना जिससे हम इसकी एनर्जी को एक प्रॉपर वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकें। अब सन जैसे जो प्लेनेट है वहां पर जब भी मैंने बताया कि भाई 4 हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलकर हीलियम और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो उसके एग्जैक्ट जो इक्वेशंस है वो आपके सामने है। इसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी बोल देते हैं, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया था H11 को प्रोटॉन भी बोल देते हैं। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर हीलियम बनाएंगे और लास्ट में फिर से प्रोटॉन ऑब्टेन हो जाते हैं हमें, तो उनका फर्दर यूज होता रहता है और हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती रहती है। जैसे ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, दोनों मिलके हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप बन गया, प्लस एक पार्टिकल निकला बच्चों, लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन, बट ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई समझ लो, पॉजिट्रॉन। प्लस एक और पार्टिकल निकला, इसको बोलते हैं बच्चों न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिनो। साथ में थोड़ी सी एनर्जी निकली 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो पॉजिट्रॉन है ये फर्दर इलेक्ट्रॉन से मिलके गामा पार्टिकल यानी फोटोन रिलीज करता है और थोड़ी सी हीट भी एनर्जी भी एमिट करता है। और ये जो अभी अभी बना था हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप, तो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप से मिलके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस गामा यानी फोटोन एमिट करता है, लाइट एमिट करता है और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगेन ये जो आप देख सकते हो बच्चों, ये जो हीलियम के आइसोटोप बनी है फर्दर कंबाइन होके हीलियम 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस 2 प्रोटॉन्स या H11 बना देते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन चारों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो मतलब ये चारों रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इनमें बच्चों ये जो फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर द फर्स्ट 3 रिएक्शन मस्ट अकर इन ट्वाइस, मतलब ये होने के लिए ये दो बार होनी जरूरी है भाई बच्चों। ये 2 बार होगी तभी ये आपके जो डबल अमाउंट में बनेंगे, तभी ये भी डबल बनेंगे, तभी तो इनके जुड़ने से बनेगा। तो ये सब 2 बार होंगी। लास्ट इक्वेशन 1 बार होगी, तो फर्स्ट इक्वेशन 2 बार होगी, सेकंड 2 बार हुई, थर्ड 2 बार हुई, लेकिन लास्ट 1 बार हुई। इनका कंबाइंड रिजल्ट आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि 4 जो है 4 प्रोटॉन्स या 4 हाइड्रोजन का आइसोटोप प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए, क्योंकि रिएक्शन भी 2 बार होगी ना। तो ये हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 2 न्यूट्रिनो, प्लस बहुत सारी लाइट फोटोन रिलीज हो रहे हैं और प्लस एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस इज द एनर्जी या दिस इज द रिएक्शन which occurs in nuclear fusion and this is proton proton cycle। उसके बाद कुछ एडिशनल चीज मैं बता देता हूँ बच्चों, हालांकि टॉपिक डायरेक्टली कट है लेकिन बहुत सारे सैम्पल पेपर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 5 मिनट की चीज़ है, इसको समझना। देखिए अभी भी हमने बात की न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की, तो फ्यूजन में हम डीके की बात करते हैं। तो जनरली एक न्यूक्लियस है बच्चों, कई बार वो स्टेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो वो अपने आप बच्चों टूटता है। देखो एक न्यूक्लियस अपने आप टूटता है, इस प्रोसेस को डीके बोलते हैं या रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। तो जनरली 3 तरह से डीके होता है, या तो देखो उसको बोलते हैं अल्फा डीके, बीटा डीके या गामा डीके। 3 तरह से एक न्यूक्लियस है बच्चों, वो क्या करेगा अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तोड़ देगा, यानी उनका डीके होगा। रीजन डीके होने का बिकॉज वो सब स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं। तो अल्फा डीके क्या होता है, जब भी कोई लेटेस्ट से एक एलिमेंट है एक्स नाम से जिसका एटॉमिक नंबर ए है, जिसका मास नंबर ए है, उसका अगर अल्फा डीके होता है बच्चों, तो अल्फा डीके में हमेशा याद रखना हीलियम रिलीज होता है। तो आप बोल सकते हो किसी वाई में कन्वर्ट हो गया, प्लस में इसके साथ क्या रिलीज हो गया, हीलियम रिलीज हो गया, प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। चलो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब सोचो ये चीज हमेशा कंजर्व होती है, मास नंबर और जो है टॉपिक नंबर। अगर यहाँ पर z है तो यहाँ इन दोनों का सम भी z होना चाहिए। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पर होना पड़ेगा z-2, क्योंकि z-2 + 2 अगेन z। अगर यहाँ a है तो यहाँ हो जाता है बच्चों a-4। तो अल्फा डीके में एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है। ध्यान रखना, अगर तुमसे बोला कि अल्फा डीके हुआ है तो ऐसा लिखना। लेटर से एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ, जैसे सोडियम है तो सोडियम 11, लेटर से यहाँ पर मैंने लिख दिया 23। तुमसे कहा भाई इसने अल्फा डीके किया, तो अल्फा डीके करना है तो भाई इसको तो चुपचाप बाहर निकाले दो, हीलियम तो निकलेगा, क्योंकि हीलियम को ही तो अल्फा पार्टिकल बोलते हैं बच्चों। ये आपका अल्फा पार्टिकल ही तो होता है, ये बाहर निकल रहा है इसलिए तो डीके को अल्फा डीके बोला। तो अगर ये ऐसा निकल गया तो ये 11 है तो बच्चों यहाँ पर जो भी है 9 आएगा। इसमें से 4 कम करना है तो 23 में से 4 गए, आपका बच्चों 19 आ जाता है। अब 9 नंबर किसका होता है, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है वो फ्लोरीन होता है, आपको पता है। तो इस तरह से ये अल्फा डीके हो गया। तो आपको कोई बोल दे भाई कोई एलिमेंट एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर लेटर से 15 है और यहाँ पर कुछ लिख दे लेटर से 35 है, तो इसका 2 बार अल्फा डीके हुआ तो आप लास्ट में बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचेंगे। तो आपको एलिमेंट का नाम ना बताओ, एक बार डीके हुआ ये 2 कम हुआ 13 हो गया, ऊपर वाला 4 कम 31, एक बार फिर से अल्फा डीके होना है तो अल्फा पार्टिकल निकल गया ना।
तो क्या हुआ फिर ये लेटर से जेड में कन्वर्ट हुआ, ई कितना कन्वर्ट हो गया, ई 11 हो गया और इसमें से 4 और कम कर दो 27 हो गया आपके पास, तो फिर अल्फा निकल गया। तो आप इस तरह से बता सकते हो अल्फा डिके करके। फिर आती है हमारी बीटा डिके की। बच्चों बीटा डिके दो तरह का होता है, बीटा नेगेटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके। अगर कुछ नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव डिके होता है, ठीक है, और अगर लिखा है तो भाई तो बता ही देगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब बीटा डिके होता क्या है, जब एक न्यूक्लियस जो है उसका बच्चों ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन से या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है या पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसको बीटा नेगेटिव डिके बोलेंगे, और अगर पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसको बीटा पॉजिटिव डिके बोलेंगे। और बीटा पार्टिकल इनको ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को या पॉजिट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a है, और अगर इसका बीटा डिके हो रहा है तो बच्चों नया एलिमेंट बनेगा, प्लस में क्या रिलीज हुआ, अगर बीटा नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, प्लस में एक पार्टिकल निकलता है बच्चों जिसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। देखो फिर वही अगर ये z है तो यहाँ कितना लिखूँ, -1 है ना, तो यहाँ पर z +1 हो जाता है, ऊपर वाला a सेम रहता है। यानी बीटा नेगेटिव डिके में नया एलिमेंट बनेगा, उसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है, लेटर से ये 11 है, ये 23 है, और अगर आपसे बोल दे भाई इसका बीटा डिके करवाना है, बीटा डिके बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेना है उसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 12 में और ये 23 ही रहेगा। आपको पता है 12 में कौन सा होता है, मैग्नीशियम, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो। तो आप इस तरह से बता सकते हो, सिंपली इसको एक इंक्रीज कर दो। और बीटा पॉजिटिव डिके में जस्ट इसका रिवर्स, ये जेड होगा, ये ए होगा, नया एलिमेंट बनेगा बच्चों, उसमें पॉजिट्रॉन रिलीज होगा तो प्लस यहाँ होगा, तो इसको एक माइनस करना पड़ेगा, तो यानी इसमें ये एक डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल यू कैन डू योरसेल्फ। बचता है गामा डिके। गामा डिके में बच्चों कोई पार्टिकल नहीं निकलता, इसमें एक्चुअल में फोटोन रिलीज होता है। जब कोई एनर्जेटिक न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। पहचान बिल्कुल सिंपल सी है, आपको उसके साथ स्टार लगा मिलेगा, जैसे यहाँ पर स्टार लगा दिया, यहाँ जेड ए लिखा है, तो ये यहाँ पर जेड ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये स्टार हटा दो, इट मीन ही अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको फोटोन लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये होता है आपका गामा डिके। हमेशा गामा डिके अल्फा या बीटा डिके के बाद होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दूँ इस पर, ताकि तुम इसको कनेक्ट कर पाओ। क्यों मैं बता रहा हूँ ये, लेटर से तुम्हें से कोई कहा गया कोई एलिमेंट x है और ये इसका 32 है, और लेटर से ये आपका है बच्चों 82 लेटर से। तुमसे बोला भाई इसके 2 अल्फा डिके हुए हैं, 2 अल्फा डिके हुए हैं और 1 बीटा डिके हुआ है, तो फाइनली जो है एटॉमिक नंबर बताओ क्या होगा, वो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करो। तो भाई इसके 2 अल्फा डिके हुए हैं, तो एक बार अल्फा डिके होने से आपको पता ही 2 कम हो जाएगा, ऊपर वाला 4 कम हो जाता है, ठीक है। फिर से एक अल्फा डिके किया इसका, नीचे वाला फिर से 2 कम हो गए, 28 हो गया, ऊपर वाला 4 कम कर दो 74 हो गया। अब इसका बीटा डिके करना बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, बीटा डिके नेगेटिव होता है तो इसको एक इंक्रीज कर दो 29, ऊपर वाला 74 एज इट इज। तो हमारा जो नया एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 29 है, मास नंबर 74 है। इस तरह से क्वेश्चन कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है न्यूक्लियाई। आई थिंक जो वीडियो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर अगली वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।